पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि नागराज के कहने पर भी विशाखा अपने कमरे से बाहर नहीं आती और सलाखा का बर्ताव दिन ब दिन खराब होता जाता है। वहीं दूसरी ओर कटकानंद की गुफा में कैद उस लड़की की क्या कहानी थी यह भी कोई नहीं जानता था। अब देखिए आखिर सलाखा के दिमाग में कौन सी चाल चल रही थी। मिहिर सलाखा के पास जाता है तो सलाखा बिना कुछ बोले उसके गालों पर चाटा मार देती है। यह देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा सलाखा? कितने बेशरम लड़के हो तुम मिहिर। कल तुमने बिना मेरी इजाजत के मुझे उठाकर पानी में फेंक दिया। तुम बुरे हो, बहुत बुरे। और सलाखा वहां से चली जाती है। मिहिर को सलाखा के थप्पड़ का बहुत बुरा लगता है। मैं शायद गलत था। सलाखा ऐसी ही लड़की है। मुझे अब जल्दी ही अपने मकसद को पूरा करना होगा। तुम्हारी इस हरकत की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी लड़की। सलाखा खुश होकर घर लौट आती है और देखती है कि उसकी बुआ सुलेखा अभी भी वहीं बैठकर रो रही थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है बुढ़िया, मुझे भूख लगी है, खाना दे। और सलाखा जैसे ही जाने लगती है उसकी बुआ उठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मेरी बच्ची, आखिर तुझे हुआ क्या है? मुझे तंग मत कर बुढ़िया और जल्दी से खाना बना। सलाखा सुलेखा को धक्का दे देती है और कमरे में जाने लगती है। सुलेखा तभी देखती है कि उसके हाथों में नीला रंग लगा हुआ है। यह देख सुलेखा को शक हो जाता है। 1 मिनट सलाखा, रुको, कौन हो तुम? ये सुनते ही सलाखा घबरा जाती है। क्या मतलब मैं कौन हूँ? क्या आपकी याददाश्त कम हो गई है बुआ जी? मैं ही तो हूँ सलाखा। और यह कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस बारे में भैया से बात करनी होगी और वहां क्या चल रहा है यह भी पूछना होगा। और सुलेखा नागिस्तान में अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो भैया, यहाँ तो सब ठीक है, मगर ये सलाखा। और तभी सुलेखा के सिर पर जोरदार हमला होता है जो सलाखा ने ही किया था और सलाखा तुरंत फोन रख देती है। बड़ी आई मेरी बाबा से शिकायत करने वाली। तुझे तो पता भी नहीं है कि मैं तुझे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी, कंजूस बुढ़िया। सुलेखा बेहोश होने से पहले ये सब सुन लेती है और सलाखा वहां से चली जाती है। और फिर सलाखा नागिस्तान के जंगल में पहुंच जाती है। एकदम वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा। और सलाखा हंसते हुए सामने बह रही नदी के पानी में कूद जाती है और जैसे ही बाहर आती है उसके शरीर का नीला रंग एकदम गायब हो जाता है। वे सलाखा के भेष में विशाखा ही थी। सब मैंने किया, मगर अब नाम बेचारी उस सलाखा का आएगा। बहुत मजा आया, मगर अब जल्दी से जाकर पहले उस सलाखा की बच्ची को ठिकाने लगा देती हूँ। और विशाखा गुफा के पास जाती है जहाँ गिरीश खड़ा था। आ गई तुम। मिशन कैसा रहा? विशाखा गिरीश के हाथ पकड़कर घूमने लगती है। गिरीश गिरीश गिरीश, तुम तो बहुत खतरनाक दिमाग वाले हो। सलाखा विशाखा की आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और पीछे से विशाखा भी आ जाती है और दोनों बातें करती हैं। तभी गिरीश विशाखा को इशारा करता है और विशाखा सलाखा को बेहोश कर देती है। फिर गिरीश और विशाखा सलाखा को गुफा में ले जाते हैं। अब तुम फटाफट सलाखा का भेष ले लो और फिर उसकी जगह तुम चली जाओ शहर। विशाखा ठीक वैसे ही करती है और सलाखा को वहीं छोड़कर चली जाती है। अगर मैं सलाखा बनकर वापस चली जाऊंगी तो यहाँ पर सबको शक हो जाएगा। तभी विशाखा जादू से अपनी एक परछाई बना देती है। मेरी परछाई सुनो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम किसी को कमरे में मत आने देना। और विशाखा हंसती है। अब होगा असली खेल शुरू, मेरी बहन सलाखा। सुलेखा को होश आ जाता है। ये सब क्या हुआ? मुझे अभी भैया से बात करनी होगी। और सुलेखा फिर से नागराज के पास फोन लगाती है। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बहन? सुलेखा नागराज को सारी बात बताती है। आप देखिए कि विशाखा अपने कमरे में है क्या? और नागराज फोन होल्ड करके कमरे में देखने जाता है, मगर कमरे में विशाखा थी ही नहीं, बस एक परछाई थी जो विशाखा के इशारे पर जवाब देती थी। विशाखा बेटा, दरवाजा खोलो। पर विशाखा दरवाजा नहीं खोलती है। नागराज बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, मगर विशाखा दरवाजा नहीं खोलती। ठीक है, यही तुम्हारी जिद है ना? मैं भी आज अंदर आकर ही रहूंगा।
अच्छा गिरीश, तुम सलाखा को इसकी जगह पहुंचा दो और मैं भी चलती हूँ, मुझे जल्द ही घर पहुंचना होगा। और विशाखा अपने घर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसके बाबा की आवाजें आती हैं। ये क्या, मुझे कुछ भी कर कर अपने कमरे में पहुंचना होगा। अगर बाबा को पता चला कि मैं कमरे में नहीं हूँ तो मेरा बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाएगा। और विशाखा अपने नागिन रूप में आ जाती है। नागराज भी नाग रूप में आकर दरवाजे के नीचे से विशाखा के कमरे में घुस जाते हैं और वापस मानव रूप में आ जाते हैं। पर नागराज देखते हैं कि विशाखा वहां थी ही नहीं। तभी वो बिस्तर पर चादर हटाकर देखते हैं तो विशाखा वहां सो रही थी। विशाखा सोने का नाटक करते हुए नागराज को देखती है। बाबा, आप अंदर कैसे आए? वो तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी? हाँ बाबा, लंबी पूजा के बाद मैं थक गई थी, इसलिए गहरी नींद में थी। अच्छा मेरी बिटिया, तुम आराम करो। और नागराज बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। नागराज फोन उठाकर वापस सुलेखा से बात करते हैं। सुलेखा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। विशाखा तो घर पर ही है। तुम एक बार सलाखा को समझा कर देखो, नहीं तो फिर मैं वहाँ आता हूँ। और नागराज फोन रख देते हैं। विशाखा ये सब छिपकर सुन रही थी और वो बहुत खुश थी। गिरीश सलाखा को उठाकर शहर ले जाता है और खिड़की से सलाखा के कमरे में जाकर उसे बिस्तर पर सुला देता है। तभी गिरीश अपने हाथों के दस्ताने उतारकर सलाखा के सिर पर हाथ फेरता है। गिरीश के हाथ गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे और एकदम अजीब से थे। सलाखा, इसे तुम्हें पिछले 2 दिन का कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये सब आखिर कैसे हुआ। गिरीश संदेश भेजता है। बाबा, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है और जैसा कि आपने कहा था, उस मिहिर और मृणालिनी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो एकदम वैसा ही हुआ है। शाबाश मेरे गिरगिट, शाबाश। और गिरीश वहाँ से चला जाता है। सुलेखा नागराज की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। इसका मतलब है कि ये जो सब हो रहा था वो सच में सलाखा ने ही किया था। तभी सलाखा को होश आ जाता है। आह, मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और सलाखा उठकर सुलेखा के पास जाती है। बुआ जी, आप रो क्यों रही हैं? और सुलेखा सलाखा को देख वो सब याद करती है। दूर हट मुझसे। पर बुआ जी, हुआ क्या है? मुझसे पूछ रही है मुझे क्या हुआ है? और तुझे क्या हुआ है सलाखा, जो तू ये सब करने पर उतर रही है? दूर रहे मुझसे। और बुआ जी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। सलाखा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया बुआ जी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं नागिस्तान थी और अब यहाँ हूँ, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं है। गिरीश कटकानंद के पास जाता है। बाबा, आपने मिहिर और उस मोरनी से विशाखा के सलाखा बनने की बात क्यों छिपाई? मूर्ख, क्योंकि मेरी ये चाल आगे कितना बड़ा तूफान लाएगी ये तू नहीं जानेगा और ना ही तू जानता है। तभी गिरीश की नजर गुफा की दीवार पर पड़ती है। अच्छा बाबा, अब तो बता दो, आखिर ये लड़की कौन है जिसे आपने कैद कर रखा है? ये लड़की सालों पहले मेरे गुरु कौशिक की एक बेवकूफी का नतीजा है। मतलब बाबा? तुझे सब बहुत डिटेल में बताना पड़ता है, तो सुन आगे। सालों पहले शिवानी नाम की नागिन और अर्जुन की कहानी खत्म करने के लिए कौशिक ने एक विषकन्या को बुलाया था जिसका नाम अंजलि था। मगर उस अंजलि ने कौशिक को धोखा देकर शिवानी से हाथ मिला लिया और फिर कौशिक के खिलाफ ही चालें चलने लगी। मगर शिवानी के आगे ना ही बाबा कौशिक टिक पाए और ना ही वो तांत्रिक गुरु। मगर मैं किसी गद्दार को कैसे जाने देता। जब शिवानी और अर्जुन कौशिक को मारकर वापस लौटे तो अंजलि भी उनसे मिलकर अपनी दुनिया में वापस जा रही थी। मगर तभी वहां मैं आ गया और मैंने एक बूढ़े का भेष लेकर अंजलि को रोका। बेटी, ओ बेटी, मुझे बेचारे बूढ़े को जंगल पार करा दो। जी बाबा, चलिए। और जैसे ही वो जंगल के उस पार आई, मैंने उसे अपने कैद में ले लिया। हा 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 हा। और तब से बेचारी आजाद होने के लिए तड़प रही है। मगर मैं इसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। आप महान हो बाबा। और गुफा में जल रही मशाल की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है जो अंजलि ही होती है। पानी, पानी, मुझे जाने दो प्लीज।
और कटकानंद गुस्से से उस पर एक मंत्र फूंककर उसे वापस दीवार में कैद कर देता है। अगले भाग में देखिए कि क्या सलाखा जान पाएगी उसके साथ क्या हो रहा है, या विशाखा अपने दुष्ट इरादों में कामयाब हो पाएगी और कटकानंद का अंजलि को सालों तक कैद रखना कैसे शिवानी की कहानी को जोड़ देगा दो जुड़वा बहनों की कहानी से। जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 ओनली ऑन पापा टीवी।